हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स विद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मिनिमास, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमास की बात की थी, यानी स्क्रीन पे टोटल कितने मैक्सिमा कितने टोटल मिनिमा पॉसिबल होंगे, ये सारे कैलकुलेशंस हमने किए थे। आज कुछ सवालों के साथ, बहुत एडवांस के सवाल नहीं, सिंपल सवाल है। सामने आपका एक YDSC का सेटअप आपको दिखाई दे रहा। जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जो स्लिट की विड्थ है स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है 1 मिलीमीटर। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि दोनों जो S1 S2 दोनों सोर्सेज हैं, यहाँ से निकलने वाली वेव की इंटेंसिटी I0, यहाँ से निकलने वाली वेव की जो इंटेंसिटी है वो 4I0 है। स्क्रीन और साथ ही साथ स्लिट्स के बीच का सेपरेशन 1 मीटर गिवन है। सवाल यही सब है जो पूछे गए। पहला पूछ रहे फाइंड फ्रिंज विड्थ। अब बताओ फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास डाटा गिवन है ना, उसको थोड़ा सा हम SI सिस्टम में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। सो D इज इक्वल्स टू गिवन है 1 mm, आप इसको लिख सकते हो 10⁻³ मीटर, ठीक है। दूसरा लाइट की वेवलेंथ गिवन है और ये गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 5000 एंगस्ट्रॉम है ना, तो 10⁻10 कर लो, तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू ये 3 0 गायब हो जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻7 मीटर। ये लाइट की वेवलेंथ हो गई, ठीक है। अब आपको पता है कि फ्रिंज विड्थ का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जब हम स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन की बात करते हैं उस समय फ्रिंज विड्थ जो निकल के आएगी उसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट किया करते थे, ठीक है। और लेट मी चेंज द कलर। और ये हमारी जो बीटा हो जाएगी, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी के बराबर। ये हमारा फ्रिंज का विड्थ होता है। लैम्डा की वैल्यू रखिए, कैपिटल डी की वैल्यू रखिए, स्मॉल डी की वैल्यू रखिए। कैपिटल डी की वैल्यू गिवन है 1 मीटर, ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 1 मीटर। सो बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा हमने रखा 5 इंटू 10⁻⁻7, 5 इंटू 10⁻⁻7, कैपिटल डी आपका 1 हो गया डिवाइड बाई स्मॉल डी आपका 10⁻3, ये हो गया 10⁻3, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मीटर में गिवन है। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻3 ऊपर 10⁻4 बचेगा, तो आपको हो गया 5 इंटू 10⁻4 मीटर, ठीक है। 5 इंटू 10⁻4 को आप ऐसे लिख सकते हो 0.5 इंटू 10⁻3 मीटर, या फिर 0.5 mm, ठीक है ना। 10⁻3 मतलब 1 mm की बात हो रही है। तो फ्रिंज की जो विड्थ है वो हमने कैलकुलेट कर ली, 1 mm के बराबर है, ठीक है। आगे बोला है कि पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा। अब थर्ड मैक्सिमा की पोजीशन बताओ, ठीक है ना। थर्ड मैक्सिमा मतलब थर्ड ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं, और उसका भी फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग करके बैठे हैं कि वाई nth ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो वो होता है n टाइम्स बीटा के बराबर। n यानी थर्ड की बात कर रहा है ना, तो 3 टाइम्स बीटा, तो ये आपका हो गया 3 इंटू बीटा की वैल्यू 0.5 mm दी हुई है, तो आपका आ गया 3 5 15 यानी 1.5 mm के बराबर। यानी कि थर्ड जो मैक्सिमा बनेगा वो स्क्रीन के सेंटर से, यहाँ सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, 1.5 mm पे बनेगा, यानी 1.5 mm पे यहाँ कहीं आपका ये थर्ड मैक्सिमा बनेगा, ठीक है ना, यानी थर्ड ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अब जरा ऐसे सवालों में एक चीज हमें नोटिस करनी है, उस बात का हमें ध्यान देना, वो ये कि क्या ये जो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा या पोजीशन ऑफ मिनिमा निकल के आ रही है वो कैपिटल डी से, ऐसा तो नहीं है ना कैपिटल डी के आसपास से, ये अगर मीटर के रेंज में है 1 मीटर, ऐसा तो नहीं है ना कि आधा मीटर निकल के आ गई या फिर आधा से थोड़ी सी कम निकल के आ गई। आप देखेंगे तो y की वैल्यू 1.5 mm, ये 1 मीटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी है। ऐसा हम इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं आपसे कि हमें ध्यान देना पड़ेगा। आप लिख सकते हैं कि y इज लेस देन स्मॉल डी। ऐसा जैसे ही आपने लिखा इसका मतलब कि ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया ही तब है जब इंटरफेरेंस स्क्रीन के जस्ट आसपास हो रहा हो, यानी y की वैल्यू कैपिटल डी के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने y कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, और देखा कि जो y कैलकुलेट किया, जो आंसर आया, क्या वो कैपिटल डी से बहुत छोटा है, तो हाँ बहुत छोटा है। इसका मतलब जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया वो सही है। ये सारे के सारे फॉर्मूले, ये बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, या फिर ये सब चीज़ें, ये स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन को लेके बनाया गया। आगे हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ फिफ्थ मिनिमा की बात करते हैं, मतलब डार्क फ्रिंज की बात कर रहा है। सो nth डार्क फ्रिंज, इसका तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है n-0.5 टाइम्स बीटा, ठीक है ना।
पांचवे की बात कर रहा है ना, तो एन की वैल्यू आपकी होगी 5, 5 माइनस 0.5 ये आपका हो जाएगा 4.5 टाइम्स बीटा, सो दिस इज 4.5 और बीटा की वैल्यू 1.5 mm हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठे हैं, ठीक है। सो ये आपका फिफ्थ मिनिमा है, फिफ्थ डार्क फ्रिज इज इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई करो, 15 पचे 75, 15 चौके 60 और 60 और 7 कितना हो गया 67, तो ये आपका हो गया 6.75 और ये आपका हो जाएगा mm, ठीक है ना। तो हमने ये भी कैलकुलेट कर ली कि जो फिफ्थ डार्क फ्रिंज बनेगी वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी। आगे हम बात करते हैं इंटेंसिटी एट मैक्सिमा, कि मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या होगी। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे दोनों की जो इंटेंसिटी है अलग अलग गिवन है। आप लिख सकते हो यार कि जो I1 की वैल्यू है वो हमने मान लिया I0 के बराबर, और जो I2 की वैल्यू है ये आपकी है 4I0 के बराबर। ज़रा ये मल्टीप्लाई एक बार आप कर लीजिएगा, 4.5 इंटू 1.5, 15 पचे 75, 15 चौके 60 और 60 और 7 67, हाँ ठीक है। बाकी कैलकुलेशन को लेके बहुत ज़्यादा वो नहीं है। इंटेंसिटी एट मैक्सिमम, यानी वहाँ पे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी ना, और आई मैक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी पढ़ के बैठे हैं कि आई मैक्स इक्वल्स टू हो जाएगा √I1 प्लस √I2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। √I1 की वैल्यू I0 है, I2 की वैल्यू 4I0 है, तो ये आपका हो गया √I0 प्लस ये हो गया 4I0 इसका होल स्क्वायर। अभी आप ध्यान से इसको देखो तो आप इसको लिख सकते हो √I0 प्लस 4 √I0 का मतलब 2 यहाँ से आप बाहर कर लो, तो ये हो जाएगा 2 √I0 इसका होल स्क्वायर, 2 √I0 प्लस 2 √I0 ये आपका 3 √I0 हो गया। और इसका जब भी आप स्क्वायर करोगे ना, चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये आपका हो गया 3 √I0 और इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो आई मैक्स इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली कि जहाँ भी मैक्सिमा बन रहा होगा वहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी 3 3 से 9, ये 9I0 के बराबर होगी, ठीक है ना। जहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस होंगे वहाँ पे ये इंटेंसिटी होगी। साथ ही साथ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा तो हमने कैलकुलेट कर लिया, इंटेंसिटी एट मिनिमा लग गया तो हम ये भी देख लें, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी एट मिनिमा ये सारे के सारे फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं। ये आपका होता है √I1 माइनस √I2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। √I1 कितना है, I1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं I0, तो ये आपका हो गया √I0 माइनस ये √ आपका हो गया 4I0 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया √I0 माइनस 4 यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, सो 2 √I0 इसका होल स्क्वायर, I0 माइनस 2 √I0 ये हो जाएगा माइनस √I0 और उसका जो स्क्वायर होगा वो सिंपल हो जाएगा आपका, आप ऐसे लिख सकते हैं इसका स्क्वायर बराबर हो गया I0। तो हमने देखा कि जहाँ जहाँ मिनिमा बन रहा है वहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम है और वो किसके बराबर है, सो I0 के बराबर है। तो ये भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या क्या पूछ रहा है। छठवां पूछ रहा है पाथ डिफरेंस एट y इज इक्वल्स टू 1/3। ये सवाल है कि y इक्वल्स टू 1/3 पे अब बताओ पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो ज़रा सा डायग्राम को रफली एक बारी हम बना लेते हैं फिर से। तो ये हमारी S1 थी और यहाँ पे कहीं S2, ठीक है। यहाँ से ये हमारी जो है वो स्क्रीन है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस सेपरेशन गिवन है वो 1 mm गिवन था। ये जो कैपिटल D की वैल्यू गिवन थी वो 1 मीटर गिवन थी, और लेमडा अगर आपको याद हो तो ये 5 × 10⁻⁻7 मीटर था, ठीक है। अब कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू 1/3 mm पे, यानी यहाँ से हम गए y बराबर 1/3 mm, और यहाँ पे दो वेव्स जो हैं वो आपस में इंटरफेरेंस कर रही है। यहाँ से एक वेव गई और दूसरी वेव जो है वो यहाँ से जा रही है। तो कह रहा है कि बताओ दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। ये चीज़ आपसे यहाँ पे पूछा गया, पाथ डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको हमने नाम दे दिया P, और लेट अस सपोज ये जो पॉइंट P है वो सेंटर से यहाँ से ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये हमने मान लिया थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी y इक्वल्स टू 1/3 mm पे जो यहाँ से स्लिट्स के सेंटर से जो एंगल बन रहा है वो थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करें
सो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी साइन ऑफ थीटा, या फिर आप इसको लिख सकते हो डी टेन ऑफ थीटा। अब इसको हम डी टेन थीटा क्यों लिख रहे हैं, अब ध्यान से समझिएगा। ये y बराबर 1/3 mm है और ये d की वैल्यू 1 मीटर है, तो y जो है यहाँ पे d के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए आप साइन थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा के बराबर। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि y इज लेस देन कैपिटल D है, इसलिए हमने ऐसा यहाँ पे किया है। ठीक है, टेन थीटा आप क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल की हम बात करें, हम इस ट्राइंगल पे फोकस कर रहे हैं, ये जो हमने व्हाइट कलर से बना रखा है, इस वाले ट्राइंगल में आप टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये वाई आपका परपेंडिकुलर हो गया डिवाइड बाई बेस आपका हो गया डी। वाई आपका 1/3 mm है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/3 mm को 1/3 और ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, डिवाइड बाई डी, और डी की वैल्यू आपकी 1 मीटर गिवन है, सो ये हो गया 1। सो टेन थीटा हमने यहाँ से निकाल लिया 10⁻³ डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखिए आप, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हमने यहाँ पे रखनी है। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी, डी आपका गिवन है 1 mm, ठीक है ना, 1 mm मतलब 1 × 10⁻³ मीटर इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा हमने कैलकुलेट किया 10⁻³/3, तो ये हो जाएगा 10⁻³ डिवाइड बाई 3। तो ये ओवरऑल डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 10⁻⁻⁶/3, ये हो गया मीटर। ये पाथ डिफरेंस होगा एट y इज इक्वल्स टू 1/3 mm पे, यानी कि यहाँ से लाइट गई, इसको हमने मान लिया S1 और ये इसको हमने मान लिया S2। ठीक है, तो दोनों वेव्स जो रास्ता कवर किया, पाथ कवर किया, उसके बीच का जो डिफरेंस है 10⁻⁻⁶/3 मीटर है। आगे पूछ रहा है फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस y इक्वल्स टू 1/3 mm पे, ये तो हमने बता दिया। इसका आंसर कितना है, डेल्टा x इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई ये है 3 मीटर, ये आपका हो गया आंसर। कह रहे यार लगे यार फेज डिफरेंस भी आप बता दो, y बराबर 1/3 mm पे कितना होगा फेज डिफरेंस। सो फेज डिफरेंस को लेके बहुत ज़्यादा हमें सोचना नहीं है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच का रिलेशन आपको पता है 2π/λ, और ये हो गया डेल्टा x के बराबर। सो 2π/λ अगर आपको याद हो तो 5 × 10⁻⁻7 मीटर है। ठीक है, और डेल्टा एक्स हमने भी यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये आपका है 10⁻⁻6 डिवाइड बाई ये हो गया 3। सो इसको कैलकुलेट करते हैं, कुछ कट पिट रहा है तो कटाते पिटाते हैं। तो चलो 10⁻⁻6 है यहाँ पे, और यहाँ पे 10⁻⁻7। अगर ये कटेगा तो यहाँ बचेगा 10⁻⁻1। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2π डिवाइड बाई ये हो गया 5 × 10⁻⁻1, सॉरी ये -1, और ये आपका हो गया यहाँ पे इंटू 3। 10 को आप ऊपर कर लो, ये 10 को हम ऊपर कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया 2π × 10 डिवाइड बाई 5 × 3, ये 5 2 10 हो गया और 2 2 4, तो फाइनली ये निकल के आ गया 4π डिवाइड बाई 3। तो जो हमें निकालना था फेज डिफरेंस वो निकल के आ गया, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 4π/3, यानी कि एट y इक्वल्स टू 1/3 mm पे जो दो वेव्स पहुंच रही हैं उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस ये है, और ये हमने कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ पाथ डिफरेंस। कह रहा है रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताओ एट y इक्वल्स टू 1/3 mm पे, y इक्वल्स टू 1/3 mm पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें बतानी है। हमें नहीं पता वहाँ मैक्सिमा बनेगा मिनिमा बनेगा, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि एट y इक्वल्स टू 1/3 mm हमें ये चीज़ पता है कि वहाँ पे जो फेज डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस वहाँ पे 4π/3 के बराबर है, जो दोनों वेव्स वहाँ पे जाके इंटरफेयर कर रहे हैं उनके बीच का। ठीक है चलिए, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो वो हुआ करता था I1 + I2 + 2, और ये हो गया √I1 √I2 cos ऑफ, और ये था डेल्टा फाई के बराबर। वैल्यूज रखते हैं। सो I1 की वैल्यू थी I0 के बराबर, I2 की वैल्यू आपकी थी आई थिंक ये थी 9I0 या कुछ समथिंग, देख लेते, 4I0 था शायद, ये था 4I0 + 2, ये हो गया I0 × 4I0, और ये हो गया cos ऑफ 4π/3। ठीक है ना,
ये जो फेज डिफरेंस है ना, ये हमने ये लिख लिया cos ऑफ 4π/3। ये 4I0 प्लस I0, ये आपका हो जाएगा 5I0 प्लस 2। ये 4I0 इंटू I0, 4I0 स्क्वायर, तो ये बाहर आ जाएगा 2I0, सॉरी ये पहले से एक 2 पड़ा हुआ था और एक 2I0 और बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ, इसको आप लिख सकते हो पाई प्लस π/3। कॉस 4π/3 को पाई प्लस π/3, कॉस पाई प्लस थीटा। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी कॉस वहाँ पे नेगेटिव होगा तो इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा। सो ये आपका हो गया 5I0 प्लस 2 2 जा 4I0, और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा यानी कॉस π/3। ठीक है ना, कॉस π/3 मतलब कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू होती है माइनस, सॉरी कॉस 60 होगा 1/2, पहले से माइनस लगा हुआ, ये माइनस हमने यहाँ पे कर दिया। सो ये आपका हो गया 5I0 माइनस 4I0, और ये हो जाएगा 1/2। ये 2 से 2 कटा तो 5I0 माइनस 2I0। सो फाइनली हमने पता कर लिया कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी 5I0 माइनस 2I0 ये निकल के आई 3I0 के बराबर। और ये कहाँ पे निकली है? ये निकली है एट y इज इक्वल्स टू 1/3 mm पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। और कुछ बचा है क्या जो हम निकाल सकते हैं? ये 8वां था। अगला देखते हैं। सवाल आपका वही चल रहा है अभी, ये इसका 9वां पार्ट है। इसमें बोल रहा है कि अब बताओ पोजीशन ऑफ 1000 मैक्सिमा, 1000 मैक्सिमा की पोजीशन बताओ। अच्छा, बीटा जो हमने कैलकुलेट किया था, आई थिंक वो बीटा निकल के आया था, अगर आपको याद हो तो देखते हैं बीटा कितना निकल के आया था। अगर हम बीटा पे गौर करें, सॉरी बीटा की वैल्यू आपकी थी 1.5 mm थी, आई थिंक, क्या था, सॉरी बीटा 0.5 mm था, माफ़ करिएगा, बीटा आपका 0.5 mm है। इसका मतलब कि यहाँ पे हमने ये चीज़ गड़बड़ की है। चलो उसी बहाने पता चल गया, ये आपका 0.5 mm है। ठीक है, इसका मतलब कि ये आंसर यहाँ पे चेंज होने वाला है। बीटा 0.5 mm है। चलिए, तो ये y कौन सा था? 5th है ना, 5th डार्क फ्रिंज। ये हो गया 4.5 इंटू 0.5, ये 5 5 25, 5 20, 20 2 22। ठीक है, 1 2 2.25 mm आएगा। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। बीटा की वैल्यू 0.5 mm है, तो चलिए वही रखते हैं 0.5 mm। सो पोजीशन ऑफ 1000 मैक्सिमा हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मैक्सिमा के मतलब ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा y nth, nth मतलब 1000वीं, ये ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है, और ये तो आपका हो जाएगा 1000 बीटा के बराबर। भाई n इंटू बीटा पढ़ा है ना हमने। भाई फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालनी है तो n को 1 रखो, सेकंड की निकालनी है n को 2 रखो। हमें 1000वीं मैक्सिमा निकालना है, 1000वीं ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालनी है, n को 1000 करो, तो ये आपका हो गया 1000 इंटू 0.5, ये mm था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 10⁻³ कर लो इसको, इंटू इसको लिखो 0.5 इंटू 10⁻, इसको -3 मीटर। आप देखोगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो फाइनली आ गया आपका 0.5 मीटर पे जो आपकी 1000वीं मैक्सिमा होगी वो बनेगी 1000, ये ब्राइट फ्रिंज। जैसे ही आपने उत्तर देखा, हमने बोला कि एक चीज़ और आपको साथ साथ में करते चलनी है। आप इसको देखिए कि ये जो y निकालें हैं आप, क्या ये d के कंपैरिजन में बहुत छोटा है? तो आप बोलोगे नहीं यार, d तो आपका 1 मीटर का है, ये निकला 0.5 मीटर, आधा मीटर का, तो फिर ये वाला फार्मूला हमने लगा कैसे दिया? सवाल तो ये बनता है भाई, ये वाला फार्मूला तभी वैलिड होता है जब y की वैल्यू बहुत छोटी हो इसके d के कंपैरिजन में। और जब हमने y कैलकुलेट किया, मतलब 1000वें मैक्सिमा की पोजीशन, तो हमने देखा 0.5 मीटर पे निकल के, जो कि कैपिटल डी से छोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, छोटी है बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। तो यहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन तो हम लगा नहीं सकते, और ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं ये बने हुए स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से, तो फिर क्या किया जाए? सवाल ये उठता है क्या किया जाए? आप बोलोगे देखो यार कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल हम चलेंगे अपने ट्रेडिशनल मेथड से, और वो मेथड हमारा ये कहता है कि जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा x, इसकी वैल्यू होनी चाहिए d साइन ऑफ थीटा के बराबर। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? d साइन ऑफ थीटा के बराबर होनी चाहिए। अगर बात हो रही है मैक्सिमा की, तो इसको आप लिख सकते हो n टाइम्स लैम्डा के बराबर।
ठीक है, हमने मान लिया कि जो हज़ारवां मैक्सिमा है यहाँ से थीटा डिग्री के एंगल पे कहीं बन रहा है, यहाँ पे ये थीटा डिग्री के एंगल पे ये थीटा एंगल हो गया, यहाँ पे ये मैक्सिमा बन रहा है, ठीक है ना। ये कितने डिस्टेंस है हमने नहीं पता, ये हमने मान लिया भाई, ठीक है। ये आपका 1 मीटर दिया हुआ है। तो आप बोलोगे देखो एक चीज़ तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा, और किसकी बात हो रही है, 1000 में मैक्सिमा की बात हो रही है, तो एन की वैल्यू हम कर सकते हैं 1000। तो ये आपका हो गया डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1000 टाइम्स, और लेमडा की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो 5000 एंगस्ट्रॉम है। 5000 एंगस्ट्रॉम यानी आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 10 टू पावर -7, हाँ इतना मीटर लिख सकते हो, ठीक है। एन लेमडा, डी की वैल्यू कितनी थी, स्मॉल डी की वैल्यू आपकी 1 mm है, तो आप यहाँ से लिखिए साइन थीटा, इसको लिखो 1 mm मतलब 10 टू पावर -3 मीटर इज इक्वल्स टू, ये आपका 3 0, तो यहाँ से 3 0 गायब करेगा तो 5 इंटू 10 टू पावर -4 बचेगा, ठीक है। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू पावर -4 डिवाइडेड बाई, ये आपका हो गया 10 टू पावर -3, ये कटा, यहाँ पे 10 टू पावर -1 जो है अभी बचा रह जाएगा, ठीक है। 10 टू पावर -1 को आप लेके नीचे चले आओ तो ये आपका हो जाएगा 5/10 इज इक्वल्स टू 1/2। तो साइन थीटा अगर आपका 1/2 है, यानी कि वेन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, अब बोलोगे यार तब तो मज़ा आ गया, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री, यानी हमने ये पता कर लिया कि जो 1000वां मैक्सिमा होगा वो सेंटर से, यानी स्लिट के सेंटर से 30 डिग्री के एंगल पे बनेगा। ये वाली चीज़ हमने पता कर ली 30 डिग्री। भाई आपको ये नहीं निकालना था, आपको तो ये निकालना था कि सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ट्रायंगल में जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें tan थीटा आप निकालो। आप बोलोगे यार कि tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका हो गया ये d, तो tan 30 डिग्री, थीटा 30 है ना, सो y डिवाइड बाई डी विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू d tan ऑफ 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो फाइनली हमने पता कर लिया y, और y कितना निकल के आया 1/√3, और ये हो जाएगा मीटर, यानी जो 1000वां मैक्सिमा होगा ना आपका, ये यहाँ से 1/√3 मीटर पे बनेगा। बाकी वही जो बार बार हम कहते हैं कि आप कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा कि कैलकुलेशन सही है या फिर गलत है। 5000 मैक्सिमा ये कहाँ बनेगा, अब एक काम करते हैं यार कि देखो ये 1000वां मैक्सिमा की बात कर रहा था, 5000वें मैक्सिमा की बात कर रहा था, ऐसा हो सकता है कि आगे बोले कि 5 लाखवां मैक्सिमा कहाँ बनेगा। तो एक काम करते हैं ना, हम पहले ये पता कर लेते हैं कि मैक्सिमम कितने मैक्सिमास पॉसिबल हैं, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा हम निकाल लेते हैं, ठीक है, उससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो चलो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा हम निकालते हैं। सो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा आपको याद हो तो d डिवाइड बाई लेमडा हुआ करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ d डिवाइड बाई लेमडा, ठीक है। और d की वैल्यू कितनी गिवन है, सो d की वैल्यू आपकी गिवन है 1 mm, और लेमडा आपका 5000 है, तो ये आपका हो जाएगा 1 mm, तो 10 टू पावर -3 मीटर, और ये आपका है 5 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर, ठीक है। ये मीटर कट गया, ये 10 टू पावर -3 और यहाँ पे कटेगा तो -4 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/5 इंटू 10 टू पावर ये -4, 10 टू पावर -4 को आप ऊपर लेके जाओ ना, तो ये हो गया 10 टू पावर -4 ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 4, मतलब 1 के आगे 4 0 डिवाइड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा 10,000/5, ये आपका हो जाएगा 2000 हो जाएगा, ये आपका हो गया 2000, ठीक है ना। अब बताओ ये जो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा की बात करें 2000 निकल गया, और हमने पिछले लेक्चर में जब ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा की हमने बात की थी वहाँ पे बताया था कि जब इंटीजर निकल के आ जाए ना तो आप एक माइनस कर देना, क्यों, क्योंकि इसमें वो मैक्सिमा भी शामिल है जो 90 डिग्री पे बन रहा है सेंटर से, यानी जो इन्फिनिटी पे बन रहा है, और आमतौर पे उस मैक्सिमा को हम कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है ना। तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा होगा, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा वो आपका हो जाएगा, इसमें से एक माइनस करो तो यह हो जाएगा 2000 -1,
यानी 1999, ये ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा हो गया आपका। ठीक है ना, मतलब सेंटर के एक तरफ 1999 मैक्सिमा बनेंगे, दूसरी तरफ भी 1999 मैक्सिमा बनेंगे। ठीक है, और इसने क्या बोला था कि 5000वीं मैक्सिमा की बात कर रहा है, ये तो बकवास है ना फिर 5000वीं मैक्सिमा बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, यानी कि हमने देखा कि अगर ये सेंटर है स्क्रीन का, तो इधर सबसे दूर जो मैक्सिमा बना होगा 1999, ये वाला मैक्सिमा बना होगा। 5000वां मैक्सिमा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर बात क्यों कर रहा है ये? तो ये जो सवाल है इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा हम आपसे पूछें कि व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा, आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 1999 प्लस सेंटर वाला हमें जोड़ना पड़ेगा। 2 हमने किस लिए किया? क्योंकि 1999 अगर ऊपर बनेंगे तो नीचे भी तो बनेंगे। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 2 9 18, इसको आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, कर ही देते, 2 9 18 का 8, ये हुआ आपका 3998, या प्लस एक और जोड़ दो तो आपका हो जाएगा 3999। इतने मैक्सिमास बनेंगे टोटल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया फिलहाल। अब हम बात करें यहाँ पे और कुछ बचा है क्या? तो नहीं, 11वां था जी। आगे ज़रा सा हम देखते हैं। चलो, आगे भी एक सवाल दिया हुआ है, फाइंड सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मैक्सिमा। कह रहा है सेंट्रल मैक्सिमा जो यहाँ पे बन रहा है, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा, और कह रहा है कि जो यहाँ पे कहीं फर्स्ट मैक्सिमा आपका बनेगा। ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात कर लो, तो कह रहा है कि इसके बीच की सेपरेशन यानी ये आपको निकालनी है। ठीक है ना, यानी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है ये आपको निकालना है। अब बोलो यार कि वो तो आसान है, फर्स्ट जो ब्राइट फ्रिंज बनती है, भाई हमको अगर डिस्टेंस निकालनी है तो हमने फार्मूला पढ़ा है ना कि nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस जो होती है वो n टाइम्स बीटा होती है। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की सेंटर से डिस्टेंस निकालनी है तो हो जाएगा n की वैल्यू 1 करो तो 1 इंटू बीटा। ठीक है ना, तो आंसर हमारा हो जाएगा ये y सिर्फ बीटा के बराबर। ठीक है, तो बीटा हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। डी की वैल्यू 1 mm गिवन है, सो 1 mm को आप लिख सकते हो 10⁻³ मीटर। साथ ही साथ ये 0.5 mm है ना, इसको 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर करो, या फिर कह दो 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास लैम्डा है। कैपिटल डी की वैल्यू 2 मीटर गिवन है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा? सो लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। लैम्डा की वैल्यू कहाँ पे है? ये आपका है 5 इंटू 10⁻⁻4। कैपिटल डी आपका है 2 मीटर डिवाइडेड बाई लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। चलिए, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी 1 mm है ना, तो ये आपका हो गया 10⁻³ ठीक है, अभी आप इसको सॉल्व करिए तो 10⁻³ ये कटा तो यहाँ पे पावर -1 में बचेगा, तो ये हो गया 5 और ये आपका हो गया 2 इंटू यहाँ पे हो गया 10⁻1। ठीक है ना, 5 2 जा 10 और 10 इंटू 10⁻1 ये आपका 1 हो जाएगा। तो हमने देखा बीटा की जो वैल्यू है वो निकल के आ गई 1 मीटर। ठीक है ना, यानी कि बीटा इक्वल्स टू 1 मीटर। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे जो बीटा आया वो 1 मीटर आया, मतलब जो हमारा आंसर है कि सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के जो बीच की डिस्टेंस है वो 1 मीटर होगी। क्या सही है आंसर? सबसे पहला बात तो ये है कि भैया हमारा सवाल में जो वाई आना चाहिए ना, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो हमेशा कैपिटल डी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा आना चाहिए। ठीक है ना, और छोटा आने के पीछे उसका रीज़न भी है, छोटा बहुत ज़्यादा आना चाहिए। अगर छोटा नहीं आएगा तो फिर यार हमने ये जो फॉर्मूला यूज़ किया है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये तो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन के लिए फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है ना, यानी कि इस फॉर्मूले में भाई एक चीज़ छुपी है कि वाई लेस देन कैपिटल डी। क्या यहाँ पे वाई लेस देन कैपिटल डी आया है? नहीं आया, 1 मीटर आ गया और ये आपका 2 मीटर की फिर है। सवाल ही नहीं उठता कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर पाओ, नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या किया जाए?
अब बोलो अगर एक काम कर सकते हैं, हम मान लें कि ये जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है वो सेंटर से थीटा डिग्री के एंगल पे बन रहा है, यहाँ से थीटा डिग्री के एंगल पे बन रहा है। आप पहले थीटा कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट ब्राइट की हम बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे यार कि देखो ये आंसर गलत है, आप ऐसे समझिएगा। तो यहाँ पे जो दोनों वेव्स जाएंगी, एक वेव्स तो यहाँ से आएगी S1 से और एक वेव ऐसे गई होगी S2 से, दोनों वेव्स के बीच का जो डिफरेंस होगा पाथ का d साइन थीटा, ठीक है ना। d साइन थीटा वो किसके बराबर होगा, n टाइम्स लेमडा के बराबर होगा, ठीक है। d साइन थीटा इक्वल्स टू n टाइम्स लेमडा के बराबर होगा, ओके। n की वैल्यू क्या करेंगे भाई, फर्स्ट ब्राइट की बात कर रहे हैं ना, तो n की वैल्यू 1 करेंगे, तो ये आपका हो गया d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा, ठीक है। तो आपका हो गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा डिवाइड बाई डी, ठीक है ना। लेमडा बाई डी आ गया। अब ये लेमडा कितना गिवन है, सो लेमडा हमारा गिवन है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, सो दिस इज 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर डिवाइड बाई स्मॉल डी की वैल्यू अगर आप गौर करो तो ये आपका 10 टू पावर माइनस 3 है, ये आपका हो गया 10 टू पावर माइनस 3, ये कट गया, यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 1 बचेगा ऊपर। तो ओवरऑल हमारे सामने आया साइन थीटा इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 1, उसको नीचे कर लो, 10 टू पावर 1 कर लो, 5 टू या 10, 1/2 आ गया, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 विच इम्प्लाइज थीटा बराबर 30 डिग्री। अब देखो चांस की बात है कि यहाँ भी थीटा की वैल्यू जो वो 30 डिग्री आ गई, इसका मतलब कि जो पहला मैक्सिमा बनेगा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो बनेगी यहाँ पे, वो कितने डिग्री के एंगल पे बनेगी, 30 डिग्री के एंगल पे बनेगी। ये आपका हो गया सेंटर मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा आपका यहाँ बन रहा है, एंगल है आपका 30 डिग्री। आपको यही तो कैलकुलेट करना है वाई, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट कर लो ना। इस वाले ट्राइंगल पे फोकस करिए, आप लिख सकते हो tan थीटा, tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर y बाई डी, विच इम्प्लाइज tan थीटा यानी tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू y आपको निकालना है बाई डी, डी आपका गिवन है 2 मीटर, विच इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये आपका हो गया 1/√3 मीटर, ठीक है ना। तो आंसर आपका आ गया y इक्वल्स टू 2/√3 मीटर। तो जो हमारा मेन आंसर होगा y बराबर वो होगा 2/√3 मीटर के बराबर। तो ये हमारा सेंटर मैक्सिमम और जो फर्स्ट मैक्सिमम बन रहा है उसके बीच की जो है वो सेपरेशन है। तो सवाल में पूछा गया था फाइंड सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है, वही है। तो देखिए सबसे पहला काम तो ये कि आप स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से पहले चीज़ों को देखो। उसमें अगर देखो कि वाई अगर भाई छोटा नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं आ रहा है, वो डी के कंपेयर में आ रहा है, उसके कंपेरेबल है, उस केस में फिर आप जो जेन्युइन तरीका है अपना कि पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू n टाइम्स लेमडा अगर मैक्सिमा की बात हो, और पाथ डिफरेंस ये डी साइन थीटा की वैल्यू आप ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 कर देना, 2n-1 लेमडा बाई 2 या 2n+1 लेमडा बाई 2, ठीक है ना। तो वहाँ से इस तरीके से आप करेंगे। तो ये हमारा मेन मेथड ये होता है। ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हमने बनाए ये तो ये मान के बना कि जो इंटरफेरेंस हो रहा है स्क्रीन सेंटर के बहुत करीब हो रहा है, क्योंकि जो करीब के इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस बनती है ना वो क्लियर होती हैं, वो ओवरलैप नहीं करती, उनकी जो विड्थ होती है वो सेम होती है, वो इक्वली स्पेस्ड होती है। इसलिए जो स्टडी करते हैं हम लोग इस सेंटर के आसपास के फ्रिंजों को लेके ही करते हैं, ठीक है ना। तो दूर के पॉइंट्स के लिए स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। तो आज हमने बहुत सारे सवाल नहीं देखे, एक ही केस देखा, उसी में जितने पॉसिबिलिटी थी छोटे छोटे सवालों के पूछे जाने की वो सारी चीज़ें हमने जानी। सो फिर मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में जहाँ पे हम बात करेंगे कि अभी तक जो भी हमने यहाँ पे इंटरफेरेंस देखा है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट का इंटरफेरेंस देखा है। मतलब यहाँ से सेम वेवलेंथ है, लेकिन मान लो कि अगर वाइट लाइट यूज़ कर दें तो वाइट लाइट में तो सारे कलर्स होते हैं ना, हर एक कलर के वेवलेंथ होंगे, हर एक कलर की फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे फ्रिंजेस पे क्या असर पड़ता है, फ्रिंज पैटर्न कैसा बनता है, साथ ही साथ सब कुछ चीज़ें हम जानेंगे वहाँ पे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।